नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम शासन के एक प्रमुख अंग कार्यपालिका पर बात करेंगे। प्रत्येक देश में शासन का संचालन करने के लिए सामान्यतः हम 3 अंगों को देखते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों की क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या का। प्रत्येक अंग अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने से संबंधित समस्त कार्यों को करता है। आज हम कार्यपालिका की बात करते हैं। कार्यपालिका सामान्यतः होती क्या है? कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करता है, अर्थात उन कानूनों को क्रियान्वित करता है। कार्यपालिका शासन की वह धुरी है जिसमें या जिसके चारों ओर समस्त प्रशासकीय तंत्र घूमता है। कार्यपालिका को हम इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। सामान्यतः देश की समस्त प्रशासनिक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन कार्यपालिका के माध्यम से ही किया जाता है। कार्यपालिका को हम 2 अर्थों में देख सकते हैं: संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में कार्यपालिका में वही व्यक्ति आते हैं जो नीति निर्धारण का कार्य करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और कानूनों को क्रियान्वित करते हैं। और इसमें हम राजनीतिक कार्यपालिका को ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, भारत में राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका मंत्रिमंडल, ये सब संकुचित अर्थ में कार्यपालिका को अभिव्यक्त करते हैं। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका से तात्पर्य है राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष हो, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हो, प्रशासन के समस्त प्रशासनिक कर्मचारी सम्मिलित हो। उस अर्थ में हम कार्यपालिका को व्यापक अर्थों में समझ सकते हैं। अब हम देखें तो कार्यपालिका के प्रकार। विभिन्न देशों में कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार अपनाए गए हैं, जिन्हें हम राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका भी होती है। एकल और बहुल कार्यपालिका, वंशानुगत और निर्वाचित कार्यपालिका, उत्तरदायी व अनुत्तरदायी कार्यपालिका के रूप में भी हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यपालिका का चयन किस तरीके से किया जाता है? भिन्न भिन्न देशों में इसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। सामान्यतः पैतृक रूप से भी कार्यपालिका का चयन होता है। जैसे कोई पैतृक रूप से किसी पद पर पदारूढ़ होता है और जीवन पर्यंत शासन करता है, उसके निधन के बाद उसी के वंश के किसी व्यक्ति को उस पद पर स्थापित कर दिया जाता है। दूसरा तरीका हम देखें तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जनता कार्यपालिका का चयन करती है। प्रत्यक्ष रूप से इसमें निर्वाचक जो गण है वो कार्यपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा करते हैं। परोक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन, कई देशों में प्रधान कार्यपालिका का निर्वाचन एक विशिष्ट निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसे हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट तरीके से भी चुनना कह सकते हैं। भारत और अमेरिका में जनता परोक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी तरीके से करती है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, इस पद्धति में विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का निर्वाचन करते हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका इसका विशिष्ट उदाहरण मानी जाती है। मनोनयन, कार्यपालिका का मनोनयन भी होता है। स्वतंत्रता से पूर्व हम देखें तो भारत में गवर्नर जनरल और गवर्नर की जो नियुक्ति है वो इंग्लैंड में सम्राट के द्वारा की जाती थी। अब हम देखें
कार्यपालिका के कार्य। तो कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र जो है अत्यंत विस्तृत है। कार्यपालिका आज वर्तमान में महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित कर रही है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर हो चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। कार्यपालिका के कार्य विस्तृत हो चुके हैं। सबसे पहले हम कार्यपालिका के कार्य देखें तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना। कार्यपालिका प्रशासन के आंतरिक अंगों और बाह्य अंगों में समन्वय का कार्य भी करती है। नीति निर्धारण हेतु वह ये देखती है कि प्रशासन के आंतरिक क्षेत्र में और दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध निर्धारण में किस प्रकार की नीति का निर्माण किया जाना चाहिए और उस नीति को किस तरीके से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यह कार्य आज कार्यपालिका का प्रमुख कार्य बन गया है। कूटनीतिक कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। हम कई बार देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष जो होते हैं वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से हम अनेक देशों के अंदर संधि समझौते करते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में समझौते किए जाते हैं। तो इन कूटनीतिक कार्यों के माध्यम से भी कार्यपालिका अन्य विदेश नीति का संचालन करते हुए राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करती है। न्यायिक कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। वित्तीय कार्य में हम देखें तो ये जो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है वो वित्त से संबंधित बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित इसका महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। आज वर्तमान में कार्यपालिका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियों का निर्धारण मुख्य कार्यपालक के द्वारा ही किया जाता है। वह देश को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इन कार्यों के अतिरिक्त हम देखें तो कार्यपालिका की जो शक्ति है या उसके नेतृत्व में है जो निरंतर वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि के भी बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में या विश्व के अनेक देशों में संचार के साधनों का विकास इस तरीके से हुआ और आज वर्तमान में फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यपालक जो होता है वो सीधे जनसंपर्क स्थापित कर लेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, विभिन्न देशों के माध्यम से टेलीफोन से बात ये हो जाती है अनेक। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे कार्यपालक जो होता है वो जनता के प्रति सीधा उत्तरदायी बन जाता है। कार्यपालिका स्वयं को जनता के प्रति सीधा उत्तरदायी मानने लगती है, जिससे भी कार्यपालिका की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण हम राजनीतिक दलों को भी देख सकते हैं। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो राजनीतिक दल का नेता होता है और वह दल को किस सीमा तक अपने साथ रख पाता है ये उसकी शक्ति पर ही निर्भर रहता है। राजनीतिक दलों के कारण भी कार्यपालिका की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक कार्यपालक का जो नेतृत्व होता है, कार्यपालिका की जो नेतृत्व की क्षमता होती है, वह भी कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तिशाली बनाई जा रही है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है और उस प्रभावशाली व्यक्ति को आम जनता अपने जननायक के रूप में देखने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका का शक्ति केंद्रण बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर जो संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, जब कभी देश पर किसी प्रकार का कोई राष्ट्रीय संकट आता है, संविधान की संरचनात्मक व्यवस्थाएं आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो कार्यपालिका की शक्तियों में निरंतर अभिवृद्धि कर रहे हैं। यद्यपि आज कार्यपालिका संविधान के द्वारा निर्धारित आदर्शों व उद्देश्यों के आधार पर कार्य करते हुए सरकार के अन्य दोनों अंगों विधायिका
अथवा व्यवस्थापिका अथवा न्यायालय या न्यायपालिका से अपना संबंध रखती हुई कार्य करती है। और ये तीनों ही अंग शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करते हुए संतुलन की नीति अपनाते हुए अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च रहते हुए कार्य करते हैं।